रिसेंटली मैंने थिएटर में चंद्रमुखी 2 नामक तमिल मूवी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया मूवी चंद्रमुखी 1 का ही रिमेक थी और ये मूवी चंद्रमुखी के मूवी का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 2 है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली है। ये लोग पैसों से काफी अमीर होते हैं, लेकिन रिसेंटली उन लोगों की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी और इससे ये लोग काफी परेशान थे। तभी अचानक एक दिन इस घर की बेटी दिव्या का भी एक्सीडेंट हो जाता है और जिस दिन दिव्या का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन उसकी एंगेजमेंट भी होने वाली थी जो कि इस वजह से टूट जाती है। वहीं हमें आगे बताया जाता है कि दिव्या की एक बड़ी बहन भी थी जिसने काइंड ऑफ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी, जिसे घर वालों के ना एक्सेप्ट करने की वजह से उसने घर छोड़ दिया था। उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन उसका भी एक्सीडेंट होता है और वो अपने पति के साथ मारी जाती है। अब इस फैमिली की एक फैक्ट्री भी थी जिसमें आग लगने की वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब इन सब पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे लोग अपने एक फैमिली पंडित को बुलाते हैं जिससे वो इन सब समस्याओं का कारण और समाधान पूछते हैं। अब पंडित जी बोलते हैं कि उनके घर पर कुलदेवी का श्राप लग गया है। एक्चुअली ये लोग सालों पहले गांव छोड़कर शहर में बस गए थे और तब से उन्होंने कुलदेवी की पूजा करना छोड़ दिया था और इसी वजह से ये सब हो रहा था। अब आगे पंडित जी इस चीज का सॉल्यूशन भी बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन सब लोगों को नवरात्रि में 2 दिन गाँव में जाकर रहना होगा, उस कुलदेवी की पूजा अर्चना करनी होगी और दुर्गाष्टमी के दिन एक महापूजा करनी होगी। अब यहाँ गुरुजी एक शर्त बताते हैं कि इस पूजा में फैमिली के सारे लोग होने चाहिए। सारे लोग मीन्स बड़ी बेटी के बच्चों के साथ सबको इस महापूजा में हिस्सा लेना होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे माँ बाप के डेथ के बाद किसी अमीर एडवोकेट ने गोद लिए थे और उस एडवोकेट का बेटा ही उन्हें संभाल रहा था। अब इस घर की हेड राधिका सबको बोलती है कि उन दोनों को साथ लेकर ही वो लोग कुलदेवी की पूजा करने जाएंगे और उन लोगों को बुलाने के लिए बोल देती है। अब आगे ये लोग उस गांव में एक आलीशान सा बंगला बुक करते हैं। एक्चुअली ये बंगला नहीं, एक तरह का राजमहल ही था। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस राजमहल के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित थी और इसे लोग हॉन्टेड भी मानते थे। अब आगे हमें बताया जाता है कि इस महल के मालिक का नाम ओटीपी था। ये इस मूवी का काइंड ऑफ फनी कैरेक्टर है। अब यहाँ हम लोग समझ पाते हैं कि ओटीपी इन लोगों से इस राजमहल की कहानियों को छुपा रहा था क्योंकि ये लोग एक्चुअल में इस राजमहल को ही खरीदना चाहते थे। वो बस इन लोगों को इतना बताता है कि इस राजमहल की कहानियां सिर्फ एक रूमर्स है। यहाँ वो बस इतना बोलता है कि राजमहल के साउथ में ना जाए क्योंकि वहाँ सफाई नहीं हुई और वहाँ रिनोवेशन भी करवाना है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर पांडियन उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आता है। एक्चुअल में पांडियन ही उस अमीर एडवोकेट का बेटा था। अब इन दोनों बच्चों के आने से सब लोग कुछ खास खुश नहीं थे। ये लोग इन बच्चों को ठीक से ट्रीट नहीं करते और यही बात बच्चों को हर्ट करती है। अब आगे कहानी में लक्ष्मी नाम की एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक गरीब दूध वाले की बेटी थी और महल के पीछे ही वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अब यहाँ पांडियन और लक्ष्मी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और लक्ष्मी भले ही बचपन से इस गाँव में रही हो पर आज तक उसने महल को अंदर से नहीं देखा था और इसी वजह से वो महल को अंदर से देखना चाहती थी। अब आगे ये सब लोग कुलदेवी के मंदिर जाते हैं जहां हम देख पाते हैं कि इस मंदिर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इन लोगों को यहाँ एक अघोरी मिलता है जो उनसे थोड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगता है, जैसे कि क्या वो नहीं आया, तुम लोगों के साथ उसके बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब आगे इन्हें यहाँ एक पंडित भी मिलता है जो बोलता है कि इस मंदिर को ठीक करने के बारे में ना सोचे, नहीं तो चंद्रमुखी सबको मार देगी। अब राधिका इनकी बातों को इग्नोर करती है और ये लोग सफाई का काम कुछ लोगों को देकर वहां से घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद रात में उनके घर में अजीबोगरीब सी चीजें होने लगती है। तब इस घर का ओनर उन्हें बताता है कि 17 साल पहले भी ऐसी ही चीजें घटी थी और फिर मौत का तांडव शुरू हुआ था। अब यहाँ रात में इन सभी घटनाओं की वजह से वो दोनों बच्चे भी डर जाते हैं और जाकर उनकी नानी यानी कि राधिका के पास जाकर सो जाते हैं। अब दूसरे दिन राधिका का भाई इन दोनों बच्चों को इस हरकत के लिए बहुत मारता है और अब ये दोनों बच्चे यहाँ कहते हैं कि एक्चुअल में उनकी नानी यानी राधिका उनकी माँ की तरह ही दिखती है और अब ये बातें सुनकर राधिका का दिल भी पिघल जाता है।
और अब वो इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन लोगों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगले सीन में घर में एक आदमी आता है जो बताता है कि जिन लोगों को इस फैमिली ने सफाई के लिए रखा था उनमें से 2 लोग मर चुके हैं। और अब ये इंसान इन्हें बताता है कि वो लोग इस मंदिर की सफाई बंद करे और यहाँ से चले जाए। अब अगले दिन राधिका उस पंडित जी से मिलने जाती है, तब वो पंडित उसे बताता है कि इस मंदिर में चंद्रमुखी का भूत है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। ये सुनने पर पांडियन वहां आता है और इन सब बातों को वहम मानकर इस मंदिर के आसपास की झाड़ियों में आग लगा देता है ताकि ये सब साफ हो सके। अब यहाँ वो अघोरी व्यक्ति इस बात को असंभव मानता है, लेकिन अब वो रियलाइज करता है कि शायद ये वही व्यक्ति था जिसका इंतजार वो आज तक कर रहा था। अब ये लोग घर आते हैं और इन्होंने अब तक उस पंडित जी को बुला लिया था जिसने उन्हें गांव में आकर पूजा करने का सजेशन दिया था। और अब फिर से रात में अजीब से इंसिडेंट होने लगते हैं और अब इन सब से डरा हुआ राजमहल का ओनर उनको चंद्रमुखी की कहानी बताना शुरू करता है। बहुत साल पहले वेट्टियन नाम का एक राजा था और उसका एक भरोसेमंद सेनापति था सेंगोटियन। अब वेट्टियन एक दिन विजयनगर साम्राज्य पर हमला करके उसे जीत लेता है। अब वेट्टियन को इसी विजयनगर साम्राज्य की एक नर्तकी पसंद आती है और वो अब उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था और इसी वजह से वो अब अपने सेनापति सेंगोटियम को भेजता है। पर अब होता कुछ यूं है कि सेंगोटियम भी चंद्रमुखी पर फिदा हो जाता है। अब सेंगोटियन वेट्टियन से दगा करके उसे मार देता है और उसका सारा राज्य हड़प करके खुद राजा बन जाता है। और अब सेंगोटियन जबरदस्ती चंद्रमुखी को अपनी रानी बनाना चाहता था। अब सेंगोटियन चंद्रमुखी को लेकर उसी कुलदेवी के मंदिर में पहुंचता है। अब यहाँ मंदिर में एंटर करते टाइम चंद्रमुखी उसे बताती है कि वो एक्चुअल में गुनासेकरा से प्यार करती है, लेकिन इस बात से वेट्टियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कैसे भी करके चंद्रमुखी को पाना चाहता था। अब आगे सेंगोटियम गुनासेकरा को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजता है और उसके पैर वगैरह तोड़कर वो अब उसे दरबार में चंद्रमुखी के साथ नचवाता है और नृत्य करते समय उसकी गर्दन काट देता है। और अब इसके बाद वो चंद्रमुखी को भी दरबार में जिंदा जला देता है और यहीं से चंद्रमुखी के श्राप की कहानी शुरू हुई थी। अब यहाँ फैमिली पंडित इन लोगों को एक पूजा करने का सजेशन देता है। अब दूसरे दिन ये पूजा स्टार्ट होती है जिसमें कि पंडित एक सर्कल बनाता है और एक एक कर सबको सर्कल में खड़ा करने बोलता है। एक्चुअल में वो पजेस्ड इंसान को ढूंढना चाहता था जिसे चंद्रमुखी ने पजेस किया था। अब सबके सर्कल में खड़ा होने के बाद फाइनली दिव्या को खड़ा किया जाता है और यहाँ पता चलता है कि वो दिव्या ही थी जिसे चंद्रमुखी ने पजेस किया था। अब दिव्या जब से पजेस हुई थी तब से उसके पैर भी ठीक हो गए थे और अब वो चल फिर भी पा रही थी। दूसरे दिन सुबह ये सब लोग कुलदेवता के मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं। तब कार ड्राइव कर रही दिव्या के अंदर अचानक से चंद्रमुखी आ जाती है और अब दिव्या यानी कि चंद्रमुखी उस कार को एक खाई में ले जाकर सबको मरवाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सेंगोटियम वापस आ गया था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि पांडियन एक्चुअल में सेंगोटियम के रूम में चला गया था और सेंगोटियम के सिंहासन पर बैठ गया था और उसी समय पांडियन के अंदर भी सेंगोटियम का भूत आ जाता है और यही बात तुरंत ही चंद्रमुखी को भी पता चल गई थी और यही बात अब उस मंदिर के पास वाले अघोरी को भी पता चल जाती है। अब अघोरी तुरंत ही ये बात पंडित जी को बताते हैं और अब वो इन लोगों को तैयार होने बोलता है क्योंकि अब ये सब शुरू हो गया था। अब आगे दुर्गाष्टमी का दिन भी आ जाता है जिस दिन महापूजा होने वाली थी। अब यहाँ राधिका और उसकी पूरी फैमिली महापूजा के लिए मंदिर पहुंचते हैं। अब पूजा शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से चंद्रमुखी का भूत वहां आ जाता है और थोड़ी देर बाद हम सेंगोटियम के भूत को भी देख पाते हैं। अब इन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। ये दोनों पूरे आक्रोश में थे और एक दूसरे को किसी भी हाल में बस मार देना चाहते थे। अब इस घमासान युद्ध में कभी चंद्रमुखी जीतती तो कभी सेंगोटियम। अब धीरे धीरे चंद्रमुखी सेंगोटियम पर भारी पड़ने लगती है। अब आगे सेंगोटियम खुद को एक पर्दे में छिपा लेता है और तभी चंद्रमुखी उसका गला काट देती है और अब चंद्रमुखी का बदला पूरा हो गया था और वो अब दिव्या के शरीर से चली जाती है। अब बाद में हमें पता चलता है कि चंद्रमुखी ने जिसको मारा वो एक्चुअल में पांडियन ना होकर वो अघोरी बाबा था। एक्चुअल में अघोरी बाबा को श्राप था कि जब तक वो चंद्रमुखी के हाथ से नहीं मरेगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और ये अघोरी चंद्रमुखी के मृत्यु के बाद उसकी श्राप की वजह से आज तक जिंदा था और मुक्ति पाने के लिए ही उस अघोरी ने ये सब प्लान किया था। और रही बात सेंगोटियम के भूत की, तो वो पांडियन के शरीर से तभी निकल गया था जब चंद्रमुखी और सेंगोटियम में युद्ध हो रहा था और बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी चंद्रमुखी 2 की कहानी
वीडियो कैसी लगी ये बात कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए ला सके।